अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल की डिबेट का असर बड़े राजनीतिक दलों के साथ साथ अन्य पार्टियों पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकांश राजनीतिक दलों ने या तो अपनी रैली और यात्राएं बंद कर दी हैं या तो फिर अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन पर हैं। आगे बढ़ने से फिलहाल राजनीतिक दल रुक गए हैं। ये डिबेट की उपलब्धि भी आप मान सकते हैं या फिर जन जागरूकता या फिर सामाजिक दबाव कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राजनीतिक दलों को बाध्य किया गया कि वो अपनी रैलियां, यात्राएं और जन जमावड़े के कार्यक्रम रोकें। तो सवाल इस बात का है कि चुनाव भी चलेगा, कोरोना भी चलेगा, प्रचार कैसे होगा? हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, एनी टाइम एनी मोमेंट। यानी अब आप बस इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव घोषित करने वाला है। आचार संहिता उत्तर प्रदेश में कभी भी लग सकती है। तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं चुनाव आयोग की। कोई भी वो क्षण आ सकता है, अगले 48 घंटे में, अगले 72 घंटे में या अगले 4 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आचार संहिता आ रही है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी ऐलान हो चुका है। वो भी पूरे ताकत के साथ आ चुका है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में आ चुका है। हमें चिंता करनी चाहिए कि आज नोएडा में 600 से ज़्यादा केसेस मिले, लखनऊ में 400 से ज़्यादा केसेस मिले, मेरठ में 400 से ज़्यादा केसेस मिले, अन्य शहरों में 300 साढ़े 300 केसेस मिल रहे हैं कोरोना के नए। 90,000 से ज़्यादा नए मामले भारत में आज निकले हैं कोरोना के, और ये रेट 2 से 3 दिन के भीतर ये आंकड़े डबल हो रहे हैं। कल्पना करिए कि जब ये पीक पर जाएगा तो क्या स्थिति होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चीज़ अच्छी हुई है कि सभी राजनीतिक दलों ने एक तरीके से बेहतर और जिम्मेदार होने का परिचय दिया है। कांग्रेस ने अपनी यात्रा रैलियां सबसे पहले रद्द की, आम आदमी पार्टी ने भी रद्द कर दी, भारतीय जनता पार्टी भी वेट एंड वॉच की पोजीशन में चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ में 9 तारीख को प्रस्तावित रैली, जो मेगा रैली थी, वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। उसको लेकर अभी कोई बयान नहीं आया है। अखिलेश यादव ने भी गोंडा और अयोध्या में अपनी यात्राएं रद्द की हैं। हालांकि वो अपने कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर सम्मिलित होंगे, लेकिन भीड़, जमावड़े और रैली से वो बचेंगे। बीजेपी की तरफ से भी अभी स्पष्ट रूप से तो कोई प्लान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़ी रैलियां और कार्यक्रम फिलहाल के लिए होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लीडर सतीश चंद्र मिश्रा भी घर से नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने आगे का कोई प्लान अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। यानी सब कोई वेट एंड वॉच की पोजीशन पर आ गया है और आना भी चाहिए। उसका कारण है कि हम ये चुनाव किसके लिए करते हैं? जनता के लिए करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं, ना कि हमें जन स्वास्थ्य को खतरे में डालकर, लोगों का जीवन खतरे में डालकर चुनाव की रैलियां, चुनाव की यात्राएं, चुनाव के जन जमावड़े और चुनाव की सभाएं की जाएं। मैंने कल भी कहा था और आज मैं फिर अपने उस प्रस्ताव को दोहराता हूं कि डिजिटल, वर्चुअल, सैटेलाइट मीडियम के माध्यम से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार, अपने अपने कार्यक्रम, अपने घोषणा पत्र, अपनी योजनाएं, सरकार अपनी उपलब्धियां, विपक्ष उनकी नाकामियां, इन सबको इन माध्यमों के जरिए जनता तक आप पहुंचा सकते हैं। जब आपके पास वैकल्पिक माध्यम मौजूद हैं, तब जनता की सेहत को खतरे में डालने का कोई काम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल को भी, लार्जेस्ट अपोजिशन को भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रत्याशियों की या संभावित प्रत्याशियों की। जिस प्रकार से वो गांव में, क्षेत्रों में, शहरों में भ्रमण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अकेले निकलें, 1 या 2 लोगों के साथ निकलें, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अच्छी बात तो यह है कि अब हर कोई, अधिकांश लोग आपको या तो डिजिटली अवेलेबल हैं, या अगर आप जाना भी चाहते हैं लोगों के बीच तो जनसंपर्क के कोई और माध्यम भी आप तलाशें। लेकिन जनता के बीच जितनी कम भीड़ होगी, कोरोना का ये नए वेरिएंट का संक्रमण ओमिक्रॉन कम से कम फैलेगा। इस वेरिएंट के बारे में मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि यह डेल्टा से ज़्यादा संक्रामक है। डेल्टा से कई गुना ज़्यादा इसकी प्रसार क्षमता है और ये विशेष रूप से बच्चों को, बुजुर्गों को निशाना बनाता है। अभी तक भारत में या दुनिया में कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि ये माइल्ड है। WHO इसे खतरनाक वायरस का दर्जा दे चुका है
और आज भी यूरोप और अमेरिका में बड़ी तादाद में ओमिक्रॉन के चलते लोगों की मृत्यु हो रही है। तो मृत्यु किसी की माइल्ड सिम्टम की वजह से नहीं होती, यानी कुछ गंभीर बात ज़रूर है जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर हमने थोड़ी सी भी सावधानी कम की तो यकीन मानिए बहनों भाइयों कि इसके अंजाम खतरनाक हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ बयान सुने, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, वायरल फीवर जैसा है, लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। आज अस्पतालों की हालत देखें, दुर्दशा देखें, तो अगर अस्पताल आप पहुंच गए तो दवाइयां नहीं है, बिस्तर नहीं मिल सकता, आपको इलाज नहीं मिल सकता, कहीं पर किसी तरह का एक्सरे अगर होना चाहेगा तो एक्सरे नहीं मिलेगा, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आज लोग तड़प रहे सर्दी में। कोविड की महामारी एक बार फिर विकराल संकट और चुनौती के रूप में हम सबके सामने आई है। एक दिन में 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की होने वाली सारी चुनावी रैलियों और सभाओं को रद्द कर दिया गया है। ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय किया है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारी कल से जितनी भी रैलियां प्रस्तावित थी पार्टी की विभिन्न जनपदों में, वो इस संक्रमण को देखते हुए रद्द कर दी गई है। अफसोस की बात है कि अनुप्रिया पटेल जब ये भाषण दे रही थी उसके फौरन बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया। अनुप्रिया कोविड पॉजिटिव हैं और वो फिलहाल आइसोलेट हैं, और उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी उनके संपर्क के आसपास रहे हों वो अपना टेस्ट जरूर करवा लें। यानी कहने का तात्पर्य है बहनों भाइयों कि ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, हमें इसके उपायों के बारे में भी चर्चा करनी होगी, और चुनाव भी जारी रहे तो इसके लिए हमें इस पर चर्चा करनी होगी। बहुत दिनों के बाद मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, संजय बेचन जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, नावेद सिको उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, सुशील दुबे जी भी मेरे साथ हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैंने 2 पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी पत्रकारों को आमंत्रित किया है ताकि हम वैकल्पिक माध्यमों के बारे में चर्चा कर सकें कि अगर इस दौर में अगर चुनाव प्रचार स्थगित हैं तो हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए और क्या करना चाहिए, और जिम्मेदार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने प्रचार कार्यक्रमों को लेकर क्या निर्णय लिया है? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार जिस विषय से आप चिंतित हैं उस विषय से स्वयं भी सतर्क भी है और उसी अनुसार काम भी कर रही है। 6 जन विश्वास यात्राएं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 19 दिसंबर को शुरू की थी और अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 3 जनवरी को वो समाप्त हुई है। उसके बाद कोई भी कार्यक्रम अभी हमारा आगे घोषित नहीं है, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जैसी भी परिस्थितियों का निर्माण होगा, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग या सरकार या ईसी जो भी गाइडलाइन जारी करेगा, उसके अनुसार पहला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी होगा जो जरूर इस बात का ख्याल रखेगा और उनका अनुपालन करेगा। क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि 9 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जी की रैली प्रस्तावित थी लखनऊ में, वो रद्द कर दी गई है? अब मेरी तो जानकारी में अभी कोई तिथि की घोषणा पहले कभी की नहीं गई थी। ओके, तो अभी इसके लिए बहुत किंतु परंतु में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जब तिथि घोषित नहीं है तो हमको लगता है कि अभी उस विषय पे डिबेट करना कोई बहुत ठीक नहीं है। जब तिथि नहीं घोषित है तो कैंसिल या आगे रहेगी, इसको नहीं। मैंने कहा 3 के बाद हमारे कोई सार्वजनिक कार्यक्रम घोषित नहीं थे। तो वेट एंड वॉच की पोजीशन पे रहेंगे आप लोग? नहीं, मैंने कहा ना कि जैसी भी आगे परिस्थिति आएगी, भारतीय जनता पार्टी पहला राजनीतिक दल होगा जो सभी प्रकार की गाइडलाइन, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की हो, सरकार की हो या ईसी की हो, उसको हम पालन करेंगे। हाँ, एक बात ठीक है कि अगर इस तरह की स्थिति होती तो पूर्व में भी बिहार में हमने सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या वर्चुअल माध्यम से हमने रैलियां भी की थी, तमाम कार्यक्रम किए थे। बूथ स्तर तक हमारे पास डिजिटल या आईटी के जानकार लोग हैं। हमने बूथ जो कमेटियां बनाई थी उसमें अनिवार्य रूप से 2 आईटी एक्सपर्ट्स रखे हैं, और इसलिए हमको कतई ये समस्या नहीं है। हम किसी भी माध्यम से
अपनी जनता से, अपने वर्कर से, अपने जो संगठन के कार्यकर्ता उनसे जुड़ने में हम सक्षम भी है और हम ये चाहते हैं कि जनता आपका की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है अगर कोविड की वजह से प्रचार पर प्रतिबंध आयोग लगाता है तो? बिल्कुल पूरी तरीके से पूर्व में हम कर चुके हैं। बिहार में हम चुनाव के दौरान उसका प्रयोग कर चुके हैं और तमाम पूर्व में भी तमाम सांगठनिक गतिविधियों को, तमाम बैठकों को वर्चुअल माध्यम से इस राउंड का आपसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या पार्टी अभी कोई सैद्धांतिक रूप से निर्णय लेने की स्थिति में है या आप वेट एंड वॉच करेंगे या फिर आंकड़ों पे नजर रखेंगे? आंकड़े बढ़ रहे हैं, कब तक आप ये फैसला करने की स्थिति में होंगे? नहीं देखिए, ये इसमें हमको लगता है कोई भी दल अगर कोई जो नई परिस्थिति होगी उसमें तो सभी लोग उस गाइडलाइन का पालन करेंगे और हम लोग भी कोई भी जब नया कार्यक्रम जारी करेंगे तो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब्दुल हफीज गांधी जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गांधी जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने क्या निर्णय लिया है, प्रचार को लेकर आपकी क्या योजना है और क्या आप इस बढ़ते हुए संक्रमण के चलते रैलियां और कार्यक्रम रद्द करेंगे या नहीं करेंगे? ब्रजेश जी, मैं समझता हूँ कि जो जनता की सुरक्षा और जनता का जो स्वास्थ्य है उसको प्रायोरिटी हर पॉलिटिकल पार्टी को देनी चाहिए और इसीलिए समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरह की भी गाइडलाइन देगा, जिस तरह के भी प्रोटोकॉल बनाएगा, हम उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। आपने अभी देखा भी जहाँ जहाँ अखिलेश जी के प्रोग्राम लगे हुए थे उनको हमने स्थगित किया है और हम एक जिम्मेदार और एक संविधान को फॉलो करने वाली पार्टी के रूप में आपसे ये वादा करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जनता की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का सवाल होगा तो समाजवादी पार्टी सर्वोपरि जो है जनता की कोई सुरक्षा। निर्णय किया आपने या नहीं किया अभी आपकी पार्टी ने? देखिए, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अभी भी आया था और इलेक्शन कमीशन अगर ऑल पार्टी, आप लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ क्यों ठेल रहे हैं? आप लोग खुद क्यों नहीं तय करते? हमारी ये सत्तारूढ़ दल हैं, आप लार्जेस्ट अपोजिशन हैं। अगर कोरोना फैलेगा तो आप लोगों के ही कारण फैलेगा। दोनों लोगों सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो आप ही दोनों लोग। नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए कोरोना की स्थिति है उसके चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस से भली भांति जो है वाकिफ है और जो भी समाजवादी पार्टी कर सकती है हम वो करेंगे। तो देन टेक अ डिसीजन ना, आप तो दोनों स्टेक होल्डर हो भाई। नहीं, बिल्कुल हम डिसीजन लेंगे। जैसा हमने कहा है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनेगी उसके हिसाब से हम फैसला लेंगे। आज की हमारी पोजीशन कब तक आप फैसला ले सकते हैं? आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? मुझे लगता है कि देखिए अभी स्थिति को सभी उसका आकलन कर रहे हैं, आप भी आकलन कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी आकलन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन भी आकलन कर रहा है। मैंने आकलन कर लिया। मेरे हिसाब से रैली, यात्रा, जनजमावड़ा, सभा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा भी आकलन नहीं, हमारा भी आकलन है और हमारा भी आकलन है और हमारा भी नियम है कि जनता की सुरक्षा, जनता का जो स्वास्थ्य है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा होगा आज का डाटा कोविड के संक्रमण का। लखनऊ में 400 से ज़्यादा केसेस और नोएडा में 600 से ज़्यादा केसेस, वो भी तब जब अभी हम बड़े पैमाने पर जांच नहीं कर रहे हैं। तो मेरी चिंता बढ़ रही है। इन्हें क्या करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को? बिल्कुल चिंता बढ़नी चाहिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हालांकि चिंता का जो भाव हमारे आपके भीतर होता है, अमूमन पॉलिटिकल पार्टी जो नफ़ा नुकसान का बड़ा कैलकुलेशन करती हैं उनमें नहीं होता। बोलते तो हैं, करते कितना है ये अतीत में देखा गया है और आगे देखा जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जान है तो जहान है, उसके बाद ही कोई इम्तहान है। ये जो पॉलिटिकल इम्तहान है ये टल भी सकता है, बल्कि मैं तो कहूँगा जो रफ्तार, खतरे की जो आहट, भय का जो माहौल और अतीत का जो कटु अनुभव है, दर्दनाक, दुख भरा, भावुक, कष्टकाल, दुख का पहाड़, उस पर अगर दृष्टि करें तो मेरा तो मानना है कि अगर खतरा बढ़ता है तो चुनाव ही टाल देने चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का इल्हाम है कि ये नेता लोग, ये पॉलिटिकल लोग जो वादे करते हैं, जो कमिट उनसे करते हैं, जो जनता से करते हैं, उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते। आप तो पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से आपने सबके प्रचार कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन देखे हैं। अगर कोविड के दौरान प्रतिबंध लगते हैं प्रचार से तो क्या वैकल्पिक माध्यम होने चाहिए? आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे?
देखिए, प्रतिबंध क्यों लगेंगे? प्रतिबंध इसलिए लगेंगे कि कोविड का प्रसार न बढ़े, भीड़ न जुटे, लोग इकट्ठा न हों। और यही भीड़ जो होती है, जो लोग जुटते हैं, यही वोटर होते हैं, यही पॉलिटिकल लोगों का फायदा नुकसान करते हैं। तो अव्वल तो मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मेरे मन में आशंका है कि चुनाव पर प्रचार प्रसार पर पाबंदी आप भौतिक रूप से लगा सकते हैं, तो उसके लिए वर्चुअल माध्यम है। वर्चुअल माध्यम में भी लोगों के अपने अपने तरीके हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा पैराफर्नेलिया है, इतना बड़ा सिस्टम है कि अगर भौतिक प्रचार न हुआ तो वर्चुअल प्रचार में वो बाकी लोगों से बहुत दूर, बहुत आगे हैं, उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मारे जाएंगे बाकी लोग। लेकिन मैं इन सब से इतर ब्रजेश जी, जैसा कि मैंने आपका व्यू पॉइंट हमेशा देखा है कोरोना इस दर्दनाक मंजर को लेकर के, कि अगर खतरा है तो चुनाव क्यों साहब, अभी तो प्रचार वगैरह बंद करिए। और मुझे यकीन है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी बॉडी जो इस देश में सत्ता का चुनाव कराती है, संचालन करती है, उस इलेक्शन कमीशन को अगर खतरा बढ़ता है तो चुनाव आगे बढ़ा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया हेमंत जी। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली से बहुत ही जाने माने पत्रकार संजय बेचन जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका। जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है और आप दिल्ली में मौजूद हैं, मुझे लगता है कि आज कम से कम 12 से 15 हज़ार केसेस वहाँ निकलने चाहिए एक दिन के भीतर। स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी हालात तेज़ी से नए केसेस सामने आ रहे हैं। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने अभी रद्द करने का ऐलान नहीं किया है? देखिए, मैं आपने जो बातें कही वो बहुत ही संजीदा बातें हैं ब्रजेश जी, और मैं उनसे सहमत हूँ। और मैं दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था। दोनों ने बहुत जिम्मेवारीपूर्ण बातें कही, लेकिन किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली, किसी ने ये आधिकारिक बयान नहीं दिया कि हम नहीं करेंगे। हम जो है कोरोना को देखते हुए, शायद इनके शीर्ष नेताओं को वो तय करना होगा, इनके स्तर की शायद वो बात नहीं होगी, इसलिए इन्होंने जिम्मेवारी का परिचय देते हुए वो बात नहीं कही। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, और जो इन पार्टियों को करना चाहिए। और लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि अगर ये पार्टियाँ रैलियाँ रोकती हैं तो 2024 का चुनाव, 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और भाजपा और सपा के बीच बहुत कांटे की टक्कर है। संजय जी, यही कारण है कि मैंने ये दोनों बड़े स्टेक होल्डरों को ही आज बुलाया है और आप 4 लोगों को इकट्ठा किया है ताकि आप इन्हें समझाएं दोनों को। जी अब ये दोनों, अच्छा, दोनों के लिए जो है ये इनके स्टेक्स बहुत हाई हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है। अखिलेश जी को एज है आज की तारीख में कैंपेन की दृष्टि से, चूंकि उन्होंने अपनी विजय रैलियां जो है बहुत पहले शुरू कर दी। शायद उनको ये इल्हाम रहा होगा कि आगे कोरोना आएगा, कोरोना की से स्थितियां खराब होंगी, तो उनका जो आउटरीच प्रोग्राम है पब्लिक में वो बहुत स्ट्रांग है। भाजपा की सरकार है तो उसके बहुत सारे नेता हैं, वो जगह जगह भाग रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी अकेले सबको बहुत मजबूती के साथ ग्राउंड पे टक्कर दे रहे हैं। पर अब तो मुझे लग रहा है कि डिजिटली जो है अभी अपना नफा, डिजिटल मुकाबले में अखिलेश जी पिछड़ जाएंगे। चूंकि जो हेमंत जी की बात से मैं सहमत हूं कि भाजपा बहुत आगे है जी। जो भाजपा का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो आप कह रहे थे, भाजपा के बराबर में कहां आएगी सपा। भाजपा की केंद्र में सरकार है, भाजपा की राज्य में सरकार है, भाजपा के वर्कर्स ज्यादा हैं, उसके पीछे संघ की ताकत लगी है। अखिलेश जी तो अकेले पड़े हुए, तो सबसे बड़ी दुविधा में आज की तारीख में अखिलेश जी हैं। लेकिन उन्होंने बहुत जिम्मेवारी का निर्णय लिया, उन्होंने अपनी रैलियां रद्द की है, जनसंपर्क उनका चल रहा है जी। तो मेरा ये कहना है कि दोनों पार्टियां बैठ के तय करें कि कैसे चुनाव। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन्हें आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं जी। शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, आज का मैं डेटा देख रहा था, लखनऊ जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, 400 से ज़्यादा नए केस कोविड के सामने आए हैं। अगर हम जांचों को और दायरा फैला दें तो ये केस और बढ़ सकते हैं।
आपका क्या सजेशन है कि क्या पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन, यात्राएं, सभाएं, रैलियां ये चलनी चाहिए या फिर ये स्थगित होनी चाहिए? ब्रजेश जी, पहले तो आपको साधुवाद इस बात के लिए कि पिछले जो बेबसी, दर्द और चिंता और कोरोना का जो आपने बयाना को विकराल रूप दिखाया था अपने इस भारत समाचार के माध्यम से, उससे काफ़ी कुछ लोगों की चिंताएं दूर हुई थी, काफ़ी कुछ फर्क पड़ा था। आपने अभी से उस आशंका को पहले ही शुरुआत से नेताओं की जगह पर आपने उसको, उस आशंका को जाहिर करना शुरू कर दिया है, चिंता प्रकट करना शुरू कर दिया है। इसलिए आपके माध्यम से आपके भारत समाचार को बहुत बहुत साधुवाद बधाई ब्रजेश जी। और इस बात के लिए बड़ी राहत मिली है मुझे आज फिर से कि हमारे योगी जी जो संत भी हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत दिक्कत नहीं, बहुत डरने की बात नहीं है, ये वायरल है और ठीक हो जाएगा। आज भी मैं आपके यहाँ आने से पहले हमारे बड़े भाई डॉक्टर मिश्रा जी, मैं वहाँ गया था उनसे ये बात करने। तो ब्रजेश जी, एक राहत की बात है कि जो पिछली मौतें हुई हैं जी, उन मौतों के 3 बड़े बाहरी कारण थे। एक अव्यवस्था, दहशत और ऑक्सीजन की कमी। जहाँ पर ऑक्सीजन मिल गई, जहाँ दवाई मिल गई, जहाँ पलंग मिल गए, बेड मिल गए, वहाँ पर मरीज बचे हैं। बाकी अव्यवस्थाओं से बहुत मरे हैं, पैनिक से बहुत मरे हैं। इस वाले ओमिक्रॉन जो हमें ये पता नहीं कौन इंग्लिश में क्यों नाम रखते हैं WHO वाले, अच्छा वो रखते भी हैं इंग्लिश में नाम, तो हम लोग आपके यहाँ अगर भारत में कोई नया वायरस मिले तो आप अपना नाम रख लेना। तो हम बता तो रहे आपको, ब्लैक फंगस को हम काली फफूंदी क्यों नहीं कह सकते हैं कि काली फफूंदी से नुकसान हुआ। वो एक इंग्लिश के नाम से अपने आप ही दहशत। आप प्रचार को लेकर क्या राय रखते हैं? हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, अभी 1 तारीख को ये खाली राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं ब्रजेश जी कि वो बंद कर दें। आप 1 तारीख को 2 तारीख देख लीजिए, खाली चिड़ियाघर में ही लाखों आदमी थे और बिना मास्क के थे। 8 घंटे लखनऊ जाम रहा है। बाकी तो पार्क और वैष्णो देवी की भगदड़ और चंद ये तमाम चीज़ें छोड़ दी जाएं। और आप प्रोटोकॉल देखना हो तो सवेरे 24 घंटे आप लखनऊ स्टेशन के बाहर चले जाइए, रेलवे स्टेशन के बाहर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, डग्गा मार गाड़ियाँ। ई रिक्शा में 6 लोग अलाउ हैं, 12 लोग बैठे जाते हैं। ऑटो में 3 लोग अलाउ है, 7 लोग बैठे जाते हैं, इधर भी ड्राइवर के उधर भी। प्रोटोकॉल तो आप क्या चाहते हैं कि रैलियां की जाए? प्रोटोकॉल का पालन हर लेवल पर होना चाहिए। देखिए, रैलियां तो नहीं होनी चाहिए, बेशक नहीं होनी चाहिए जी। और ये भी तय है कि जनतंत्र, लोकतंत्र में चुनाव वर्चुअल नहीं हो सकता कि हमने वो ऑनलाइन वोट डाल दिया और नहीं, मैं ऑनलाइन वोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन इलेक्शन कैंपेन की बात। तो हेलीकॉप्टर से लोग उड़ते हैं चुनाव में, एक हेलीकॉप्टर हायर कर लें। छोटी मोटी पार्टियां जो लपोकी टाइप की हैं उनसे तो कोई मतलब नहीं है। बड़ी पार्टियां हेलीकॉप्टर हायर कर लें और उसके ऊपर पंप सेट अपना रोड उठाएं सवेरे से शाम तक। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मैं नावेद सिको जी को आमंत्रित करता हूं। नावेद जी, आपने भी देखा होगा कि संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो मैंने देखा कि बड़े रैपिडली केसेस बढ़ रहे हैं। ये थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कोई रैली वगैरह होती है तो जमावड़े इतने बड़े होते हैं कि अगर आप सरसों भी फेंकें तो लोगों के सर पे ही गिरेगी, ज़मीन पे मुश्किल ही गिरेगी। इतनी पब्लिक रैलियों में आती है। अगर एक को भी उसमें से हुआ कोविड तो आप समझ सकते हैं कि पूरे आए हज़ारों लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। क्या किया जाना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और हम भूल नहीं सकते दूसरी लहर की जो तबाही थी उसके तमाम कारणों में एक बड़ा कारण ये था कि हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव थे। अच्छी बात है, एक संवैधानिक एक तौर तरीके के तहत एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, चुनाव होना चाहिए। लेकिन उन चुनावों में जिस तरीके से रैलियां हुई थी, लहर आ चुकी थी, तबाही शुरू हो चुकी थी, और उस दौरान में बड़े बड़े देश के नेता जिनकी मौजूदगी में 1 लाख, कम से कम 1 लाख के ऊपर मजमा इकट्ठा होता है, और अनुशासित कभी भी किसी रैली में भीड़ नहीं हो सकती है। पूरे देश में जो रैलियां हुई, हमारे उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद तबाही बढ़ गई थी। इसको सब लोग स्वीकार करते हैं। जाहिर सी बात है कि इस बीमारी का, इस वायरस का जो एक मिजाज है वो भीड़ में ये फैलता है। पर पॉलिटिकल लोग जानते हैं क्या कह रहे हैं? आज मैंने कई लोगों से बात की डिबेट करने से पहले, उनका कहना है कि हमारे संदेश, हमारे विचार जनता तक पहुंचेंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचेंगे। सब कुछ, हमारे देश का बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि जाहिल नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है, सिस्टम हो रहा है। आप डिबेट कर रहे हो, इस डिबेट में मुश्किल से 4-6 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लाखों लोग आपको सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं? जब कोई रैली होती है तो उसमें अगर 1 लाख लोग हैं तो टेलीविजन पर या इंटरनेट के जरिए करोड़ों लोग उसको देखते हैं। क्या जरूरी है आप किस
परंपरा पे है कि वो मदारी का नाच होना जरूरी है कि डमरू बज रहा है पब्लिक इकट्ठा हो। वक्त बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हमारा एक नया भारत है, डिजिटल का युग है। ये नरेंद्र मोदी तो जी आप हमारे ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। डिजिटल, वर्चुअल और सैटेलाइट माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए और ये फिजिकल जो रैली, सभा, जमावड़े, ये सब बंद किए जाएं? बिल्कुल बंद किए जाएं, बिल्कुल बंद किए जाएं। और मुझे लगता है बंद होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बात सिर्फ इस बात की नहीं है। इस देश के राजनीतिक दल तो ये भी निर्णय जानते तीन दो हैं। बड़े दलों को लेना है ना, मैं एक बात, एनडीए अलायंस और सोशलिस्ट अलायंस को, निर्णय तीन लोग को लेना है। नहीं, निर्णय मैं यही बताना चाह रहा हूं कि देखिए, इस देश में जब तबाही कोरोना की दूसरी लहर आई थी और लोगों की मौतों का सिलसिला जब शुरू हो गया था, तो जनता में गुस्सा था और इस बात को लेकर खूब गुस्सा था कि हमारे देश में चुनावों में भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो यानी वोटर भी कट रहा है, आपका वोटर, आपकी पब्लिक, आपका फॉलोवर आपसे दूर जा रहा है। इस बात को राजनीतिक दलों को सोचना होगा और सोच रहे होंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान उसमें बीजेपी का क्यों होगा? इसलिए क्योंकि बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, केंद्रीय सत्ता उसके हाथ में है। उनके सबसे बड़े नेता यानी हमारे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उनकी बातों को जनता सुनती है। अगर वो एक बार आके कह देंगे कि ये रैलियों पर भी प्रतिबंध लगेगा, जैसे जिम पे, स्कूलों पे, तमाम इस तरह एक तौर तरीके तय किए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम बाजार में जाएं, किस तरह से मॉल से जाएं, किस तरह बच्चों की पढ़ाई हो, उसी तरीके से हमारा चुनाव जो हो उसमें भीड़ इकट्ठा ना हो। ये देश की सरकार ही तो फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नावेद जी, धन्यवाद। बीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेंद्र जी, धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहता हूं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपने रैली, यात्रा, कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है, रथ यात्राएं भी थम गई हैं, लेकिन जो दो सबसे बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में आमने सामने हैं, जो दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इन्होंने अभी कोई ठोस निर्णय नहीं किया है। आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि इन्हें निर्णय करना पड़ेगा या फिर ये वेट एंड वॉच की पोजीशन पे है? देखिए, ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन अब रैलियां रद्द ही मानी जाएंगी। भीड़ भाड़ से दूरी तो रखेंगे लोग, क्योंकि अब ये चीज़ें साफ हो गई हैं कि कोरोना बढ़ रहा है और 100 से ज़्यादा जब खुले में कह दिया सरकार ने कि प्रतिबंधित रहेगा, धारा 144 लग गई, तो स्वाभाविक है कि कोरोना स्टेट मान लिया गया यूपी को, और चुनाव है तो प्रचार तो संभव नहीं है उस तरह से। अब प्रचार नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा, और चुनाव अगर होना है तो प्रचार का तरीका क्या होगा, ये विचार एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब जब चुनाव करीब आता है, ऐसी देश की नीयत बन गई कि कोरोना भी आ जा रहा है उसके साथ, और उसी नियति में आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के चुनाव हुए और भयंकर कोरोना फैला था, और एक एक घरों में 8-8 लोग मरे। इसी प्रदेश में तमाम सारे बच्चे अनाथ हो गए, किसी की माँ, किसी की बहन, भाई, बाप, तमाम सारे लोगों को दर्द मिला। तमाम लोग जो चुनाव जीत गए वो सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, चाहे प्रधान बने हो, जिला पंचायत सदस्य बने हो, बीडीसी बने हो, बहुत लोग मर गए जीतने के बाद भी। तो वो एक दौर था, उसी तरह की भयावह स्थिति फिर आ रही है और चुनाव फिर सर पे है। क्या किया जाए? नेताओं के वादों पर एतबार किया जाए या चुनाव प्रचार का कोई और तरीका ढूंढा जाए? क्योंकि प्रचार के बिना जनता को अपनी सही बात पहुंचाना आसान नहीं है। कहते हैं कि सच्चाई को हमेशा प्रचार की ज़रूरत होती है, क्योंकि झूठ अपने आप वायरल हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या है कि सच बात को कैसे पहुंचाया जाए। और आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले जो प्रचार होता है, बाद में उसे जुमला माना जाता है। आज जितने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव में, अगर उन वादों पर अमल हो जाए सरकार बनने के बाद, तो इस देश में न कोई भूखा सोएगा, न गरीबी रहेगी और न बेरोजगारी रहेगी। लेकिन प्रचार तो सिर्फ एक माध्यम है सत्ता हासिल करने का। लेकिन आप एक चीज़ ब्रजेश जी देखिए, मैंने बड़ा इस पर विचार किया कि एक जब रैली होती है तो वो एक पूरी अर्थव्यवस्था है। वो रैली चाहे मंच सजाने से लेके, टेंट हाउस से लेके, चाहे वाहन जो लगते हैं और भोजन का प्रबंध होता है, पेट्रोल डीजल लगता है, बैनर, पोस्टर, अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, पैसा वितरण, ये पूरी एक अर्थव्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है, प्रचार में भी बड़ा पैसा खर्चा होता है रैलियों में, और इससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं।
ये आप इसको नुकसान मानेंगे क्या मानेंगे? पर ये बताइए वीरेंद्र जी कि आप अगर रैलियों के जरिए अर्थव्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो लेकिन जन स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा? अगर इनको कुछ हो गया बेचारों को, गरीब लोगों को, तो इस बार कौन बचाएगा इनको? नहीं, ये चुनौती तो है, लेकिन ये भी चुनौती है कि आखिर प्रचार नहीं होगा तो राजनीतिक दल करेंगे क्या? ये कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे? आज के दौर में सोशल मीडिया एक अरे बड़ा तो क्या माध्यम किसी की है। छाती पे चढ़ के प्रचार करोगे भैया जब वायरस फैला हुआ है? तो नहीं, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो उनके नेता यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन जनता में अपना संबोधन रखें, लाइव होता है, रिकॉर्डेड भी होता है और करोड़ों और अरे मैं तो चैनल भी देने को तैयार हूं कि चुनाव आयोग से टाइम लिखा के ले आओ, हम अपने चैनल पर आपकी रैली के लिए स्पेस देने को तैयार हूं, आइए हमारे चैनल पे संबोधित करिए, सबको टाइम देंगे। ब्रजेश जी, वैसे एक चीज बताऊं कि अगर देश की आज़ादी के समय जब चुनाव पहला हुआ 1947 में, अगर उस समय सोशल मीडिया, टीवी ये सब सक्रिय होता जी तो नेहरू प्रधानमंत्री तो क्या सरपंच तक न बन पाते, इतना ये बवाल पैदा कर देते। ये तो हम आप जो ऑफर दे रहे हैं जी, इसका उपयोग और दुरुपयोग बहुत है। सोशल मीडिया एक अनकंट्रोल माध्यम बन गया है। आप ये देखिए कि कहते हैं कि चुनाव प्रचार और इसकी मोहब्बत में बड़ी समानता है। जोर शोर से प्रचार तो खूब करेंगे लेकिन मतदान किसी दूसरे कराएंगे। तो ऐसे ही मोहब्बत में होता है, जिसको घुमाते हैं उसकी शादी कहीं और हो जाती है। तो धोखा कई बार होता है सियासत में, तो आप रोज देखते हैं जो वादा किया था बाद में सरकार आने के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन बीजेपी का सपोर्टर होने के एक फायदा है, बीजेपी के सपोर्टर को लोग भक्त कहते हैं, है ना? लेकिन जो बाकी दल हैं उनको लोग कोई चमचा कहता है, कोई गुलाम कहता है। तो बीजेपी में खासियत है कि भाई ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो इनके यहाँ भक्त का बड़ा सम्मान है जी और वो भक्त हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी हेमंत जी कह रहे थे कि क्या टाला जाए। अगर चुनाव टला तो 5 राज्यों के चुनाव हैं, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो मुख्यमंत्री या सरकार समाप्त हो जाती, उसका ज़्यादा रोल नहीं रह जाता। फिर राज्यपाल सरकार चलाती है राष्ट्रपति के बिहाफ पे जी, क्योंकि वो राष्ट्रपति शासन होगा जी। तो अगर राष्ट्रपति शासन में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो उसकी तस्वीर कैसी होगी। और 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन सरकार चाहे तो रख सकती है, 6 महीने बाद क्या स्थितियां होंगी, बड़ी दुविधा है और इसको आप आसान न मानिए जी वीरेंद्र। लेकिन कोरोना बहुत फैल रहा है, आप चर्चा भी कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि भाई जो लोग कोरोना को मानते हैं, अब वो एक चीज़ आज से संकल्प ले लें कि वो अपने घर में वो अपनी बीवी से बहुत प्यार से पेश आएँ, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा तो बर्तन धोने से लेके सब्जी काटने तक का व्यवस्था सब उन्हीं को संभालना पड़ेगा। नहीं, लोगों को पहले का एक्सपीरियंस है वीरेंद्र जी, तो कोई ऐसी मतलब नहीं तो बहुत विशेष कठिनाई नहीं होती। हेमंत जी तो प्रॉपर बाकायदा ज्यादातर टाइम आज भी किचन में ही रहते हैं। कौन? हेमंत जी। नहीं, हेमंत जी तो खाने के बड़े शौकीन है। रहता हूँ। हाँ तो गुस्सा क्यों हो रहे हो हेमंत जी? मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप रहते हो। हेमंत जी तो 26 तरह खिचड़ी बनाना जानते मैं हैं। रहता हूँ, खाना बनाता हूँ। नहीं, उसके खाने के बाद भी वो धुलने वाला कार्यक्रम भी होता होगा हेमंत जी। खैर, चुनाव नहीं, प्रचार वो तो देखिए, कार्यक्रम मैं नहीं करता, वो छोटे भाई ब्रजेश और वीरेंद्र के हवाले नहीं, हम तो दिया। कर लेते हैं, हम सब काम कर लेते हैं। वीरेंद्र जी बोले आप। देखिए हम लोग जिस चुनाव मैं प्रचार बर्तन को वाला नहीं देखते करता हैं, हूँ। ये चुनाव प्रचार कई बार बड़ा नफरतों से भरा होता है, जी, कई बार बड़ा उसमें ऐसी चीजें रहती हैं जो पूरी नहीं हो सकती और नेता वादा करते चले जाते हैं। कोई कहता है हम सबको नौकरी दे देंगे, कोई कहता है हर घर में हम स्कूटर बांट देंगे, कोई कहता है कि भाई हम हर घर में खुशहाली ला देंगे। तमाम सारे बड़े बड़े वादे कर लेते, बाद में वो पूरे नहीं होते जी। तो आज उसी पर 4 लाइनें सुनिएगा जी, पेश कि करें। असली क्या है, नकली क्या है। कि तुम अपनी कड़वी बातों से
लोगों के दिल में नफरत घोलते हो, तुम ये बताओ कि क्या कभी सच भी बोलते हो? और दान की चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि यूपी में कई रैलियां रद्द हो गई हैं, अब नेता जनता तक कैसे संदेश पहुंचाएंगे? तो प्रेमलाल जी लिखते हैं कि नेताजी को अब संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, अब जनता ही संदेश देगी। तो गौरव पांडे लिखते हैं कि संदेश तो पहुंचेगा ही, चाहे सोशल मीडिया से हो या फिर बयानबाजी से हो। मैं सीधे रुख करता हूं मनीष शुक्ला का, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आप मुझे बताइए कि ये कोरोना भी चलेगा, चुनाव भी चलेगा, प्रचार भी चलेगा, ये एक साथ तीनों कैसे चलेगा? देखिए विजय जी, चुनाव समय पर हो कब हो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है, और चुनाव के दौरान क्या प्रोटोकॉल होगा ये भी चुनाव आयोग तय करता है। रहा सवाल कोरोना का, तो उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है इसके लिए, और जो भी गाइडलाइन केंद्र सरकार की आई उसके तहत अपनी तैयारी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। हॉस्पिटल्स को उसके लिए तैयार रहने को कहा गया है जी, और सारी उस चिंताओं से सरकार वाकिफ है जो आप लोग व्यक्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जान व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा संरक्षा होना चाहिए, और सरकार के नाते से जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो उसका निर्वहन योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी। अभी बात हो रही थी, देखिए हमारी जन विश्वास यात्राएं 3 जनवरी को समाप्त हो गई, उसके आगे हमने कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, इसलिए यह सवाल अभी ठीक नहीं है कि आगे हम कार्यक्रम रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे। जब घोषित नहीं है तो रद्द का सवाल नहीं उठता है जी, और आगे नई परिस्थिति के अनुसार ही हमारी पार्टी। आप मेरे शब्दों को मत पकड़िए, मैंने तो आपसे सिर्फ ये कहा कि आपने रद्द किया है नहीं किया। मेरे कहने का मतलब है, क्या इस बात को स्वीकार करने में क्या परेशानी है कि आप वेट एंड वॉच की पोजीशन में? नहीं, जब कोई कार्यक्रम हमारा घोषित नहीं है, और निश्चित रूप से जो मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां निर्माण होगा, जैसा सरकार की गाइडलाइन होगी और जैसी ईसी की लाइन होगी, उसके अनुसार पहला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी होगा जो उसका पालन करेगा। हम तो 403 विधानसभाओं को टच कराए जन विश्वास यात्रा के माध्यम से। ये बात आप मानते हैं मनीष जी कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने प्रचार अभियान को जबरदस्त तरीके से झटका दिया है, बल्कि रोक दिया है? देखिए ब्रजेश जी, कोई भी इस तरह की परिस्थितियां, आखिर कोई भी राजनीतिक दल जो व्यक्तियों के ही समूह से तो राजनीतिक दल बनते हैं, और अगर व्यक्तियों की जान पर कोई खतरा है तो कैसे कोई राजनीतिक दल उस चीज को इग्नोर कर सकता है। यद्यपि ठीक है, हमने तो अपने तय शेड्यूल से 3 जनवरी को समाप्त करना था, हमारी पार्टी ने उसको समाप्त किया। आगे अभी कोई कार्यक्रम हमने घोषित नहीं किया, परिस्थिति के अनुसार। एक इस राउंड का एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं कि ये निर्णय आप करें, आप मतलब एज ए भारतीय जनता पार्टी, या फिर आप चाहते हैं कि आपके बेसिस पर या सारी पॉलिटिकल पार्टियों के बेसिस पर भारत निर्वाचन आयोग कोई निर्णय लेके कोई नियम बना दे और आप लोग उसका पालन करें? देखिए, लगातार मैं डिबेट में एक चीज देख रहा हूं, जब तक चुनाव नहीं घोषित है तब तक चुनाव आयोग निर्णय नहीं लेता है, तो तब तक तो एज ए पार्टी राजनीतिक दल ही ये निर्णय लेंगे कि उनको कार्यक्रम में आगे जाना है, और हम जिम्मेदार दल के लोग हैं। ऐसा कोई निर्णय भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी जिससे जनता के जान पर कोई भी खतरा उत्पन्न हो। जी, ऑलराइट। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपकी क्या इस पर ओपिनियन है? ये निर्णय आप लोग स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? आप ये क्यों चाहते हैं कि चुनाव आयोग कोई निर्णय लेके आपको बता दे? क्या कंपटीशन की भावना है, या आप ये देखते हैं अगर बीजेपी करेगी तो हम भी करेंगे? नहीं, कंपटीशन की भावना नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और मैं दावे से कह रहा हूँ अगर आप 2 लोग निर्णय ले लो ना तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूं कि चुनाव भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और हम बार बार वैकल्पिक माध्यमों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि वैकल्पिक माध्यमों की पहुंच या रीच कितनी है।
आज सोशल मीडिया की रीच कितनी है, यहाँ पर अर्बन और रूरल डिवाइड आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि आप एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ग्रामीण सेक्टर तक आप कैसे पहुंचेंगे, एक गांव गांव तक आप कैसे पहुंचेंगे। और इसमें सोशल मीडिया जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है प्लस जो हमारे सरकारी जो मीडिया है उसको भी अपना कहीं ना कहीं योगदान देना होगा। निर्वाचन आयोग कोई फार्मूला बना दे गांधी जी, वो बहुत, और हर पार्टी को उसकी क्षमता के मुताबिक टाइम दे दे। हम सब प्राइवेट चैनल जितने हैं सब टाइम देने को तैयार हैं। हम तो आपके और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इसकी पहल की है। मैं तो सभी प्राइवेट चैनल से कहूंगा और फ्री ऑफ कास्ट टाइम देने को तैयार हूं। मैं तो सभी चुनाव प्राइवेट आयोग चैनल से टाइम निर्धारित कराइए, हमारे चैनल पे लाइव बोलिए, रैली करिए। मैं तो हर एक प्राइवेट चैनल से कहूंगा कि जो सुझाव आपने दिया है वो सुझाव वो भी दें, क्योंकि उनकी अपनी पहुंच है। दूसरा, दूरदर्शन की अपनी पहुंच है, रेडियो की अपनी पहुंच है। तो हर किसी को इस स्थिति का जो चैलेंज है उसको फेस करना होगा, क्योंकि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोरोना से लड़ना, ओमिक्रॉन से लड़ना, ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। पर गांधी जी, एक बात समाज के रूप में एक बात बताऊं, मेरे जीवन की शायद ये पहली डिबेट होगी जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सहमत हैं दोनों। शायद मेरी लाइफ टाइम डिबेट है ये, और बड़ी महत्वपूर्ण है। ना मनीष शुक्ला कुछ सांस ले रहे हैं, ना आप कुछ सांस ले रहे हो, और दोनों वही बातें घूम फिर के कर रहे हो, शब्द लगे बस। नहीं, शब्दों की बात नहीं, मैंने पहले भी कहा कि लोगों का स्वास्थ्य जो है वो हमारी प्राथमिकता है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। निर्णय कौन लेगा? मैं लूंगा क्या? आप लोगे ना। नहीं, देखिए, आप प्रवक्ता हो, यू आर बिल्कुल पार्टी के चेहरे हैं भाई। बिल्कुल, मनीष जी अपनी पार्टी के फेस हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका कथन जो है बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा मनीष जी ने भी कहा और दूसरे लोगों का भी है, क्योंकि आप मनीष जी की आड़ क्यों ले रहे हो? अपनी बात रखो ना। देखिए, देश के सामने उन्होंने तो अपनी बात रख दी। देखिए, अब मैं समझ रहा हूँ चैलेंज बहुत बड़ा है। पहली बारी बीजेपी और ब्रजेश जी, सपा मुझे थोड़ा सा मौका, मुझे थोड़ा सा प्लीज गो अहेड। देखिए, एक तरफ कोरोना संकट है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। हमें संविधान का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, और ये संवैधानिक स्थिति जो पैदा होगी उसके लिए भी हमें विकल्प क्या है वो भी सोचना होगा। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति शासन है वो भी आप लिमिटेड वक्त के लिए लगा सकते हैं। किसी भी राज्य को, मैं इस हक में नहीं हूं कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकें। अमेरिका में जब चुनाव हुए उस वक्त वहां कोविड का प्रकोप था, बट उन्होंने 20 नवंबर को अपना इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा किया ना। यही मैं कह रहा हूं, आप भी करिए प्रोसेस। हमें चुनाव रोकने की बात मैंने एक बार भी नहीं कही अपने डिबेट में। देखिए विजय जी, मैं यही कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम सब, हमारी भी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है। तो ये एक बड़ा हेमंत जी फैसला के पास चलता हूं। हेमंत जी, गांधी जी की बात सुनी मैंने, शुक्ला जी की भी बात सुनी। एक मुद्दे पर ये दोनों सहमत हैं, और दूसरा इस सबकी जिम्मेदारी बता रहे हैं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, मीडिया की जिम्मेदारी, जनता की जिम्मेदारी, लेकिन ये दोनों निर्णय नहीं ले रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम निर्वाचन को, चुनाव को राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, और कोरोना को हमने राष्ट्रीय शोक के रूप में देखा है, जो 2 वर्षों में देखा है। मेरा मानना है कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। अगर राष्ट्रपति शासन की बात है तो राष्ट्रपति शासन भी भारतीय संविधान प्रदत्त एक व्यवस्था है जो स्थितियां प्रतिकूल होने पर लागू की जाती है, इसको लागू किया जाता है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ना इस बात का हामी हूं कि चुनाव टलने चाहिए। मैं खाली एक बात कह रहा हूं कि आपकी आवाम की जान की कीमत पर हमें सरकार नहीं चाहिए। और आज बता रहा हूं, अगर कोरोना काल में आपने जो विषय दिया, बड़ा विषय है, वर्चुअल माध्यम से ही मजबूरी है इनको करना, क्योंकि राजनेताओं को भी पता है कि कोरोना बढ़ा, एक बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं संजय जी की बात से सहमत हूं, और संजय बेचन जी ने ये बात इंपॉर्टेंट उठाई। देयर इज एक बड़ा डिजिटल डिवाइड है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। किसी के पास बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, किसी के पास कुछ नहीं है। आप इसको कैसे, इसका समाधान कीजिएगा? तो मैं क्या कहता हूं, परिस्थितियां चीजों को बचाती हैं, चीजों को बढ़ाती हैं। चलिए, अखिलेश यादव ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए, बहुत अच्छा निर्णय, लेकिन जरा कल्पना करिए अखिलेश यादव अगर गोंडा और उसके बाद अयोध्या गए होते, तो अयोध्या गए होते तो राम मंदिर गए होते, नहीं गए होते, हनुमानगढ़ी गए। ये एक नया इशू, नई डिबेट पॉलिटिकल जन्म लेती। तो कभी, अब ऐसे ही अगर वर्चुअल माध्यम से होगा, तो वर्चुअल माध्यम में तो पहाड़ है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने पिछले 7 वर्षों में बहुत नहीं, ये तो मौका देने की जिम्मेदारी जुड़े हुए हैं भारत निर्वाचन आयोग की है। वो आपको एक प्लेटफॉर्म, समान अवसर सबको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अभी भारत निर्वाचन आयोग का काम तो शुरू होने दीजिए, बस आने दीजिए। भारत निर्वाचन आयोग आपकी तो रोज बात होती है, आज क्या कह रहे थे वो, कब लगाएंगे आचार संहिता?
ना ना ना, क्या ब्रजेश जी, देखिए आचार संहिता के बारे में आपकी टिप्पणी सही थी, बहुत जल्द लग रही है वो अपनी लाइन पे जा रहे हेमंत जी हैं। फंसते फंसते बच गए। पार्टीज के साथ क्या है इनको मालूम है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं संजय नहीं, बेचन जी नहीं, के पास नहीं, चलता नहीं, हूँ। नहीं। संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया और मैं सहमत हूँ कि एक बड़ा डिजिटल डिवाइड बड़ी और छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच है। हमें इसे किस प्रकार से दूर करना चाहिए और निर्वाचन आयोग की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को उनकी क्षमता के मुताबिक समान अवसर मिले अगर हम रैलियां रद्द करते हैं तो? देखिए ब्रजेश जी, चुनाव का आपकी जो बात है मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। आपने जो कहा बहुत सराहनीय बात कही। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो अप्रोच होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को बाई पार्टीजन होना चाहिए। इसमें यह देखना चाहिए कि जनता का हित किस में है। जब रैलियां होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टी नेता ही एक पार्टी नहीं होती है, उसको सुनने वाले लोग भी एक पार्टी होते हैं, उसको बुलाने वाले, उनको जमा करने वाले लोग भी एक पार्टी होते हैं। तो फॉर्मेट बदलने की ज़रूरत है। आज तक हम अभी तक डेसिस्ट करते रहे, प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, बातें करते हैं, नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे कभी आमने सामने की बहस नहीं छेड़ते। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट का फॉर्मेट है, ट्रू, भारत में क्यों नहीं हो सकता है? भारत में वो क्यों नहीं हो सकता है? और आज हर आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल के रूप में एक उसके पास पूरा सोशल मीडिया का प्लेथोरा है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा, सब चीजें हैं। तो आइए इसी चुनाव में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ना, ये चीज सभी मीडिया चैनल वाले मिलकर तय कर लें। बिल्कुल, आपकी बात, और एक ही प्लेटफॉर्म पर हो, सारे चैनल उसको प्रसारित करें। बात कही। और मैं तो कहता हूं दूरदर्शन आयोजित कर ले, आपको मैं साधुवाद, दूरदर्शन आयोजित कर ले और हम लोग उसको लाइव फीड दे दें और हम सब चलाने को तैयार हैं। दूरदर्शन लीड कर ले, बिल्कुल दूरदर्शन लीड ले ले। प्रेसिडेंशियल डिबेट के तौर पे अखिलेश जी और योगी जी बात कर ले, 2, 3, 4, 5, 10 जितने लगे उनको आई डू एग्री विद यू। उसके बाद विधानसभा स्तर पे और फिर ही चलाने को तैयार है। आई थिंक दैट वी शुड गो फॉर दैट, वी शुड गो फॉर दैट, वी शुड ऑप्ट फॉर दैट। और ना सिर्फ योगी जी या अखिलेश जी नहीं, बाकी पार्टियों को भी हमें उनकी संख्या के हिसाब से समय या उनकी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से जगह देनी चाहिए। मनीष शुक्ला जी भी हो जी, मनीष शुक्ला जी भी हो और हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी हो, ये दोनों भी डिबेट में आए, क्या दिक्कत है? करेक्ट। और मीडिया तैयार है, मीडिया सहयोग के लिए तैयार है, तो इसको आगे करना चाहिए, हमें फॉर्मेट बदलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, आपने बहुत ही अच्छी राय दी। आई रियली अप्रिशिएट यू। मैं रुक करता हूं सुशील दुबे जी का। सुशील दुबे जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? संजय जी ने बहुत ही अच्छी बात रखी और मुझे उम्मीद है कि भारत निर्वाचन आयोग कुछ नव प्रयोग करेगा, कुछ अच्छे प्रयोग करेगा ताकि हम एक आउटरीच लोगों तक पहुंचा पाएं। संजय जी की बात से मैं सहमत होते हुए ब्रजेश जी आपको एक बात के लिए और फिर से बधाई दूंगा कि आपने लाइफ टाइम अभी एक बात कही, लाइफ टाइम। तो जब सपा और बसपा गठबंधन हो सकता है और आज आपके चैनल स्टूडियो में बैठ के भाजपा और सपा के प्रवक्ता लोग एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, तो हो सकता है मोहब्बत आगे बढ़ के सपा और भाजपा का कहीं कर, ये देखिए अब जब हो सकता है तो असंभव गठबंधन था मायावती जी का, तो हो सकता है बीज यहाँ से पड़ जाए और कोई होते होते बात कहाँ तक पहुँचे। खैर, अब बात यहाँ पर आ रही है संजय ब्रजेश जी कि योगी जी के सपने में आ रहा है, बीजेपी के सपने में आ रहा है, अयोध्या बुला रही है और काशी बुला रही है कि आप रिपीट हो रहे हो, आप सीएम फिर से हो गए। मथुरा, मथुरा, तीनों ये बता रहे हैं कि आप सीएम हो गए। इसलिए इनको तो, और नेताओं को जो गैस होती है ना, वो रसोई गैस से ज्यादा व्याकुल गैस होती है। और अखिलेश जी के सपने में आ रहा है, श्रीकृष्ण जी आ गए हैं, उनके सपने में आ रहा है कि हम तो सीएम की शपथ ले ही रहे हैं ये अभी 1-2 महीने बाद। तो जब दोनों लोग शपथ ले ही रहे हैं तो सत्ता बड़ी होती है राजनेताओं के लिए, जानवान तो आई जाया करती हैं। जान की चिंता आप करो, सत्ता के लोग जान की चिंता नहीं करते हैं, लाशों पर रख के ही सत्ता ली जाती है। आप ही बताइए क्यों फिरोजपुर वाली रैली की अनुमति दी गई? ओमिक्रॉन तो खाली यूपी में थोड़ी हो रहा है, लखनऊ में थोड़ी हो रहा है, ओमिक्रॉन तो पूरे देश में हो रहा है। आज ही रैली हुई और कितनी वो वाली, मैं कहता हूँ कहीं नहीं होनी चाहिए, तो कहीं नहीं होनी। तो पीएम ने उस रैली का, पीएम तो हमारे सर्वोच्च नेता हैं, पीएम तो देश के संवैधानिक नेता हैं, उन्होंने क्यों उस रैली की परमिशन दी, फिरोजपुर वाली रैली की? अगर योगी जी कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है, पीएम फिरोजपुर जा रहे हैं, फिर विवादित होकर लौट रहे हैं, तमाम बातें वो बात का विषय है,
तो फिर कहाँ पर असल में एक प्रॉब्लम क्या थी, कल भी मैंने कुछ लोगों से बात की थी पॉलिटिकल पार्टी, तो मैसेज कहाँ उनका ये कहना कि अगर हम रैली रद्द कर देते हैं तो ये लोग आरोप लगाएंगे कि तुम्हारी हैसियत नहीं है रैली करने की, इसलिए रद्द कर। खाली ब्रजेश मिश्रा जी और भारत समाचार की जिम्मेदारी है कि ओमिक्रॉन की ओके, मैं नावेद जी को मौका देता हूं। नावेद जी, आप मुझे बताइए कि संजय जी ने और हेमंत जी ने अच्छे सुझाव प्रस्तुत किए लोगों के बीच संदेश, विचार और बात पहुंचाने के। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि हम चुनाव भी वक्त पर करा लें और इस संक्रमण से भी निपट लें? देखिए, जो बात सबने कही और जो आज जो सिलसिला आपने शुरू किया, डिजिटल युग है और मुझे लगता है कि इंटरनेट और टेलीविज़न के जरिए बात कम्युनिकेशन जो है उसका दायरा बहुत बड़ा है। इसके जरिए हम जनता तक अपने मुद्दों को, अपनी बात को, अपना एजेंडा रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पब्लिक को इकट्ठा करें, बात पहुंचती है और पहुंच रही है, इस बात को मानना पड़ेगा एक चीज़, और इस बात को अपनाना भी पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मेरा मन कह रहा है, जो मेरा अनुभव कह रहा है कि ज़रूर जो मुद्दा आपने उठाया है और आपने ये कल मुद्दा उठाया, उसके बाद पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये तमाम टीवी चैनल्स और लोगों की ज़बान पे ये आ गया। अरे लोग बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम डराते हो कोरोना के नाम पे। ऐसा नहीं अब है। मैं क्या तो बताऊं ऐसा लोगों को, नहीं है। कितने गंभीर बात है ये। ऐसा नहीं, बहुत आप सराहते चिताते हो, डराते हो, चिताते हो, आप चेत अरे कुछ लोग लिखते हैं कि डराते हो, सराहते भी बुरी बात बोल। आप एक चीज बहुत जो बात निकल के आई कि ये जिसके पास सिस्टम नहीं है डिजिटल, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा कहीं कतई नहीं है। वो ऐसा कतई इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रजेश मिश्रा जी का जो शो है, जो टीआरपी है जितनी भी है, उससे 50 गुना ज्यादा वो इंटरनेट पे चलते हैं, वो सोशल मीडिया पे कैसे चलते हैं, वो नहीं चलाते हैं। जनता जिस चीज को जनता पसंद करती है वो खुद ब खुद स्वतः वो अपना दायरा बढ़ाने लगती है। अगर अखिलेश यादव के पास में बीजेपी जैसा एक पूरा सिस्टम नहीं है और वो लोकप्रिय हैं, उनको लोग चाहते हैं, तो उनकी बात एक छोटे प्लेटफॉर्म पे भी आएगी, एक छोटे सर्किल में भी आएगी, तो जनता उसको फैला देगी अगर जनता उनको मानती है। एक चीज। दूसरी बात मुझे जो लग रही है, ये मेरा मन जो कह रहा है और जो आपने मुद्दा उठाया उसकी जो एक गंभीरता कह रही है कि 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई रैलियों की भीड़ को लेकर सरकार की, आयोग की सख्त गाइडलाइन आएगी और जरूर आएगी। उसकी वजह यह है कि खुदा ना खास्ता ये वायरस बढ़ता है और चुनाव नजदीक आ जाता है और चुनाव के नजदीक लोगों का नुकसान होता है, जाने जाती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। इसलिए कोई केंद्र सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से कहीं ना कहीं एक सख्त गाइडलाइन, मैं भी यही चाहता हूं कि कुछ निर्णय अब हो ही जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक परिचर्चा के लिए निकाला है, जिसमें जन स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। बहनों भाइयों, कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, कृपया सावधानी बरतें। आपको बेहतर पता है कि कोरोना से कैसे निपटना है, बस आपको उसका पालन करना है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार,